आज आदिकाल की विशेषताओं के अंतर्गत पांचवा व्याख्यान। पिछली बार हमने आदिकाल के साहित्य के बारे में कुछ बातों की चर्चा की थी। उसमें दो तीन बातें महत्वपूर्ण हैं। वो ये थी कि आदिकाल में का जो साहित्य है वो वैविध्यपूर्ण है। उसमें धार्मिक साहित्य भी मिलते हैं, राजा राजाओं से संबंधित भी साहित्य मिलते हैं, इसके अतिरिक्त लोक साहित्य भी मिलते हैं। अधिकांश साहित्य राजा से संबंधित साहित्य है, कुछ साहित्य धार्मिक अंश का है और सबसे कम जो साहित्य का रूप मिलता है वो है लोक साहित्य से। लेकिन यह बेहद लोकप्रिय रहा, यानी जन सामान्य में इसकी सबसे ज़्यादा स्वीकृति रही है। तो आज उसके बारे में कुछ परिचय प्राप्त करेंगे कि आदिकालीन जो साहित्य है उसका एक महत्वपूर्ण अंश लोक साहित्य का है। यद्यपि यह अंश काफ़ी कम मात्रा में मिलता है, लेकिन फिर भी यह बेहद महत्वपूर्ण है। इसका कारण यह है कि यह जनता के बीच में स्वीकृत रहा है और इसकी एक लंबी परंपरा आज भी मिलती है। तो लोक साहित्य वस्तुतः जनता या लोक को महत्व देता है, यानी जो सामान्य जनजीवन है उसको महत्व देता है। इसके अंतर्गत कुछ कृतियों को हम मान सकते हैं, जिसमें कुशल लाभ या कल्लोल कवि की रचना है ढोला मारूरा दोहा। इसके अलावा अमीर खुसरो की कुछ कविताएं मिलती हैं, जिसमें दोहा, पहेली, कह मुकरियाँ मिलती हैं। इसके अतिरिक्त अद्दा माण या अब्दुल रहमान की एक रचना मिलती है जिसके संदेश रासक कहते हैं। इस प्रकार ये दो तीन रचनाएं जो मिलती हैं उनमें लोक साहित्य या लोक जनजीवन का चित्रण मिलता है। इनमें जन सामान्य को जीवन को महत्व दिया जाता है। ये अधिकांश रूप मूल रूप से मौखिक है, यानी जनता इन्हें कंठस्थ रखती थी और बड़े बूढ़ों के द्वारा अपनी अगली पीढ़ी को प्रचारित करती थी, या फिर वह पीढ़ी अगली पीढ़ी को, अपनी आने वाली पीढ़ी को प्रसारित करती थी। इस प्रकार ये मौखिक परंपरा काफ़ी लंबी है और ये लोक परंपरा द्वारा अपनाई जाती रही है। इसी में जो साहित्य मिलता है, यानी लोक साहित्य का जो साहित्य मिलता है, उसमें श्रृंगार और वीरता जैसी रचनाएं मिलती हैं, लेकिन श्रृंगार में भी संयोग और वियोग दोनों पक्ष का चित्रण मिलता है और इसमें वियोग पक्ष का ज़्यादा चित्रण मिलता है। यदि हम ढोला मारू की विशेषताओं को देखें तो ढोला मारू में वियोग श्रृंगार का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यह अधिकांश जो है लोक साहित्य वो संदेश काव्य के रूप में रहता है, यानी वो किसी को किसी के द्वारा संदेश दिया जा रहा है। जैसे ढोला मारू दोहा में मारवाड़ी जो है वह पथिक के माध्यम से या ऊँट के माध्यम से अपना संदेश, विभिन्न पशु पक्षियों के माध्यम से अपने विरह के संदेश अपने पति या अपने प्रिय तक पहुंचाना चाहती है। इस प्रकार कई ऐसी रचनाएं मिलती हैं जिनमें संदेश के माध्यम से ही विरहणी या संदेश के माध्यम से ही कविता का विकास होता है। इसके अलावा संदेश रासक काव्य में भी जो नायिका है वह पथिक को अपना प्रणय निवेदन कहती है, यह संदेश तुम मेरे प्रिय तक पहुंचाना जो परदेश चला गया। इस प्रकार जो अधिकांश कविताएं हैं वो किसी न किसी संदेश के माध्यम से रची गई हैं। इन कविताओं में, यानी लोक साहित्य में, लोक संस्कृति का विशद चित्रण मिलता है, यानी विस्तार से चित्रण मिलता है। और लोक संस्कृति में अनेक तत्व आते हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए। लोक संस्कृति में जनता या जो सामान्य जनजीवन अपने आसपास रहता है उसकी परंपरा का चित्रण मिलता है। इन छोटी छोटी जगहों में परंपराएं अलग अलग होती हैं और उन परंपराओं का चित्रण भी इस लोक साहित्य में मिलता है। इस साहित्य में स्थानीय गीतों का चित्रण मिलता है। हर प्रदेश का अपना एक गीत संपदा होती है, यानी गीत होते हैं विवाह के गीत या अन्य कार्य प्रयोजन के गीत, और उनमें उस खास परिवेश का चित्रण किया जाता है। इसलिए स्थानीय गीतों का चित्रण भी लोक संस्कृति का एक हिस्सा होता है। उसी प्रकार कुछ व्रत त्योहारों का वर्णन भी लोक साहित्य में मिलता है और इसलिए हम देखते हैं कि जब हम ढोला मारू की रचनाएं पढ़ते हैं तो उसमें भी कजली तीज का वर्णन मिलता है, जिसका विशेष रूप से राजस्थान में बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। इस तरह से कई व्रत और त्यौहार का चित्रण भी लोक साहित्य में मिलता है। इसके अलावा लोक साहित्य में स्थानीय खेती और खान पान का भी चित्रण मिलता है। हर एक लोक साहित्य दूसरे लोक साहित्य से भिन्न होता है।
क्योंकि भारत विविधताओं का देश है और विविधताएं होने से भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रदेशों में भिन्न प्रकार के ढंग से खेती की जाती है या भिन्न भिन्न अनाजों का सेवन किया जाता है और उनका खान पान में व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार हर प्रदेश की संस्कृति स्थानीय खेती के आधार पर भिन्न होती है और खान पान की दृष्टि से भी भिन्न होती है। इसलिए ऐसा परिवेश, ऐसा संस्कृति, ऐसा खान पान की स्थितियों का चित्रण भी लोक साहित्य की एक विशेषता होती है। तो विशेष रूप से जब हम आदिकालीन लोक साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें स्थानीय खेती और खान पान की विविधता का चित्रण भी मिलता है। इसी प्रकार हर प्रदेश का अपना पहनावा होता है, वस्त्र विन्यास होता है, उन सब का चित्रण भी लोक साहित्य में मिलता है। यानी लोक साहित्य में भी जो पुरुष या स्त्री का जो पहनावा है, जो साज श्रृंगार है, उनका चित्रण भी साहित्य में मिलता है और इसे हम कहते हैं कि लोक संस्कृति का एक हिस्सा है। तो इस तरह हर प्रदेश का व्यक्ति अपने अपने ढंग से पहनावे को अपनाता है, अपने अपने ढंग से आभूषणों को अपनाता है और उन सब का चित्रण लोक साहित्य की विशेषता बन जाती है कि एक प्रदेश का पहनावा दूसरे प्रदेश से थोड़ा भिन्न होता है, एक प्रदेश के आभूषण दूसरे प्रदेश के आभूषण से भिन्न होते हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न पहनावों का चित्रण, भिन्न भिन्न आभूषणों का चित्रण, इनका भी चित्रण लोक साहित्य की विशेषता होती है। इसलिए माना जाता है कि लोक साहित्य में भिन्न भिन्न पहनावा और आभूषणों का भी चित्रण मिलता है। लोक साहित्य की एक और विशेषता होती है कि इसमें स्थानीय ऋतु का चित्रण किया जाता है। जैसा पहले हमने चर्चा की कि भारत में भिन्न भिन्न ऋतुएं होती हैं और भिन्न भिन्न ऋतुओं का प्रदेश के स्तर पर ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे राजस्थान में वर्षा ऋतु का आगमन उल्लास के साथ मनाया जाता है, इसलिए वर्षा का आनंद राजस्थान में सर्वाधिक माना जाता है। इसलिए वर्षा को लेकर, उसके सौंदर्य को लेकर, उसके उल्लास को लेकर लोक साहित्य में चित्रण मिलता है। उसी तरह किसी दूसरे देशों में, किसी दूसरे प्रदेश में अन्य ऋतु को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो इस प्रकार ये माना जाता है कि स्थानीय ऋतु भी लोक साहित्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसलिए ढोला मारू में यदि हम देखें तो ढोला मारू में भी वर्षा के आगमन की जो प्रतीक्षा की जा रही है, वर्षा की रातों का जो वर्णन किया गया, शरद की रात का वर्णन किया गया, वो विशेष रूप से विशेष ऋतु को ध्वनित करता है। तो इसलिए माना जाता है कि जो आदिकालीन साहित्य है उसमें लोक साहित्य जो है वह लोक साहित्य स्थानीय ऋतु को बेहद महत्वपूर्ण ढंग से चित्रित करता है। इसी प्रकार स्थानीय पशु पक्षी का चित्रण भी मिलता है। एक प्रदेश के साहित्य में एक पशु या एक विशेष प्रकार के पक्षी का महत्व होता है। जैसे राजस्थान का जो राजकीय पक्षी है गोंडावन, उसका बहुत ज़्यादा चित्रण होता है। राष्ट्रीय पक्षी मोर का चित्रण बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए राजस्थानी गीतों में मोर का बोलना, मोर का कूकना या कुंजा पक्षी का बोलना, ये बेहद महत्वपूर्ण स्थान रहता है। ऊँट का महत्व हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। इस प्रकार राजस्थानी परंपरा की यदि हम बात करें तो जो राजस्थानी लोक साहित्य का हिस्सा है ढोला मारूरा दोहा, उसमें ऊँट का चित्रण किया गया है, वो स्थानीय पशु के रूप में, जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। उस ऊँट के महत्व को प्रतिपादित किया गया। विरहिणी अपने संदेश को उस करहा अर्थात ऊँट को निवेदित करती है। इसी प्रकार कुंजड़ा पक्षी को बोलती है, क्रौंच पक्षी को बोलती है। इसी प्रकार नायिका संवाद करती है तो उसमें मोर की स्थिति आती है। इस प्रकार कई पशु पक्षियों का चित्रण भी लोक साहित्य को विशिष्ट बनाता है और इसलिए हम कह सकते हैं कि लोक साहित्य में स्थानीय पशु पक्षी का चित्रण भी एक अनिवार्य हिस्सा है और वह उसे विशिष्ट बनाता है। इसी प्रकार लोक साहित्य में लोक मुहावरे या लोकोक्तियों का भी चित्रण किया जाता है। लोक मुहावरे लोकोक्तियों का हर एक प्रदेश की अपने स्थानीय मुहावरे होते हैं। कुछ ऐसी बोलियां होती हैं, कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिनका उपयोग उसी प्रदेश में सर्वाधिक किया जाता है। इसलिए स्थानीय मुहावरे और लोकोक्तियों का चित्रण भी लोक साहित्य की एक विशेषता बन जाती है। इसी प्रकार लोक भाषा का चित्रण, कई ऐसे शब्द होते हैं, कई ऐसे प्रतीक होते हैं जो किसी खास भाषा क्षेत्र में ही उपयोग किए जाते हैं और इसीलिए
उनका भी चित्रण स्थानीय विशेषता होती है। जैसे राजस्थानी शब्द पधारो शब्द कई आयाम को देता है, किसी का आना, किसी का जाना, किसी का स्वागत करना, सबके लिए पधारो शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए लोक भाषा का अलग तेवर, लोक भाषा का विशिष्ट अंदाज भी, ये भी लोक साहित्य की विशेषता है कि जब भी हम लोक साहित्य पढ़ते हैं तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसमें उसकी जो प्रयुक्त भाषा है वह भाषा उस क्षेत्र की भाषा की विशेषता को प्रतिध्वनित करती है, उसको स्पष्ट करती है। यानी जिस प्रदेश का लोक साहित्य होगा, उस प्रदेश के लोक साहित्य में वहाँ के आसपास की बोलियों और उस भाषा, विशेष प्रतीक, विशेष बिंब, इन सब का प्रयोग वहाँ पर मिलता है। इसलिए जैसे रेगिस्तान के आसपास के क्षेत्र की हम जब बात करें तो ढोला मारू में इस तरह से कई रेतीले ढेर या रेगिस्तान, उनकी यात्रा, इन सब के से संबंधित जो शब्द हैं उनका प्रयोग इसमें मिलता है। इसी प्रकार लोक साहित्य की एक और विशेषता होती है कि लोक साहित्य में लाज, शर्म, हया या संकोच को बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि एक सार्वजनिक जीवन में एक नैतिक मर्यादा को लेकर लोक जीवन भी विशिष्ट होता है। जैसे राजस्थान में घूंघट की प्रथा, राजस्थान में बड़ों का सम्मान, इन सब के बीच में अगर कोई नायिका विरह से पीड़ित है, अपने प्रिय को प्रेम निवेदन करना चाहती है, तो कितने तरह के संकोच का सामना करती है। वो सामाजिक मर्यादा के बीच में वह अपने संकेत के माध्यम से अपनी बातों को प्रस्तुत करती है। इसलिए ऐसी स्थिति में नायिका के सूक्ष्म मनोभावों का चित्रण भी लोक साहित्य में मिलता है। लोक साहित्य में जो ये शिष्टता है, लोक साहित्य में जो एक नए प्रकार का तेवर दिखाई देता है, वो इसकी खास पहचान है कि लोक साहित्य में स्थानीय जनजीवन की जो सूक्ष्म मनोभाव हैं, प्रेम से संबंधित, श्रृंगार के विभिन्न भावों से संबंधित, या विभिन्न मनुष्य के मनोभावों को सूक्ष्म संकेतों में प्रस्तुत करना या सूक्ष्म मनोभावों में प्रस्तुत करना, ये भी लोक साहित्य की एक विशेषता होती है। और इसलिए हम देखते हैं कि जब नायिका संदेश रातक में किसी पथिक को अपना संदेश देती है तो एक संकोच का अनुभव करती है कि आज भी हमारे गांव में या लोक में स्त्रियां अपने पति का नाम नहीं लेती। ऐसी स्थिति में कोई अपने पति के बारे में संदेश कैसे दे? तो इस तरह के सूक्ष्म अनुभवों का चित्रण आता है। ढोला मारू में भी ऐसी स्थितियाँ आती हैं, जिसकी व्याख्या आगे की जाएगी कि ढोला मारू में भी जो स्त्री है, मारवाड़ी है, वो अपने प्रिय को संदेश देना चाह रही है, लेकिन एक अजनबी, एक अनजान व्यक्ति को प्रिय के बारे में कैसे बता सकती है वो? इसलिए वो सूक्ष्म अनुभवों से प्रस्तुत करती है। वो चुपचाप रोती रहती है और नीचे देखती रहती है ज़मीन पर, और पैरों से लकीरें खींचते रहती है। यानी वो कह नहीं पाती है कि ये संदेश मेरे प्रिय के लिए है। वो पूछना चाहता है किसके लिए संदेश है वो। और ऐसी स्थिति में सूक्ष्म अनुभवों का चित्रण भी लोक साहित्य की एक विशेषता होती है। इसी प्रकार लोक साहित्य की एक विशेषता होती है प्रकृति का वर्णन। हर एक लोक जीवन में प्रकृति का विशेष महत्वपूर्ण होता है। लोक के साहचर्य से लोक संस्कृति विकसित होती है। यानी लोक और प्रकृति दोनों मिलकर जनजीवन का निर्माण करते हैं। इसीलिए हर एक लोक जीवन के आसपास कोई पेड़, कोई नदी, कोई तालाब, इस तरह के कोई स्थान, कोई पत्थर या इस तरह कोई प्रतीकात्मक पर्वत, इन सब का विशेष महत्व होता है। यानी प्रकृति वहाँ पूजन का हिस्सा बन जाता है, उनके जनजीवन में सकारात्मकता लाने का एक हिस्सा बन जाता है। इसीलिए प्रकृति भी एक महत्वपूर्ण रूप से साहचर्य रूप में, यानी सहजीवन के साथ, यानी प्रकृति और लोक दोनों एक साथ जुड़कर अपने अस्तित्व को सार्थक करते हैं, दोनों एक साथ रहते हैं। इसलिए लोक और प्रकृति दोनों मिलकर मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाते हैं। इसलिए लोक साहित्य में प्रकृति का भी चित्रण बहुत विशिष्ट प्रकार से मिलता है, और वो भी एक विचारणीय है, विशेषता है कि लोक साहित्य की एक विशेषता है वहाँ का प्रकृति वर्णन। इसी प्रकार लोक साहित्य की एक और विशेषता उसमें कारुणिकता और सहजता, यानी लोक जीवन में करुणा को बेहद महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। लोक जीवन एक दूसरे से जुड़ा रहता है, हर मनुष्य एक दूसरे को जानता पहचानता है,
और जानने पहचानने के साथ साथ वह एक दूसरे की मदद करना चाहता है। वो सिर्फ मनुष्यों की मदद नहीं करता, वो वृक्षों की रक्षा भी करता है, पेड़ पौधों की भी सुरक्षा करता है, पशु पक्षियों की भी मदद करता है। यानी उसके अंदर एक करुणा का भाव होता है। तो मानवीय भाव, करुणा का चित्रण भी लोक साहित्य की विशेषता होती है। और ये जीवन को सहजता से, बिना दिखावे के जीने पर बल देता है। यानी लोक जीवन में सहजता होती है और ये सहजता ही उसे विशिष्टता प्रदान करती है। लोक जीवन में प्रतियोगिता नहीं होती, दिखावा नहीं होता। ये भी एक लोक साहित्य की विशेषता होती है। इसलिए अगर हम आदिकालीन लोक साहित्य की इन विशेषताओं को देखें तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि लोक साहित्य जो आदिकाल का है वह अमीर खुसरो की पहेलियाँ, कह मुकरियाँ, इनमें मिलता है। इसके अलावा संदेश रासक जैसी रचनाओं में मिलता है, जिसे अब्दुल रहमान लिखते हैं, या ढोला मारू की रचनाओं में मिलता है कि ढोला मारू की जो कविता है उसमें भी, जिसे कुशल लाभ या कल्लोल कवि ने रचा है, इसमें भी लोक साहित्य मिलता है। इन लोक साहित्य में लोक संस्कृति का चित्रण मिलता है। लोक संस्कृति के अंतर्गत खान पान, रहन सहन, खेती, पहनावा और परंपरा, भाषा, बोली, ऋतु, व्रत, त्यौहार आदि का चित्रण मिलता है और यही विशेषताएं उन्हें आकर्षित बनाई जाती हैं और वो आज भी हमारी परंपरा में जीवित हैं। लोक साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो मौखिक परंपरा में है और मौखिक परंपरा में वो पीढ़ी दर पीढ़ी आज तक हमारी यहाँ जीवित परंपरा में प्राचीनतम गीत आज भी विवाहों में या कई त्यौहार में या कई रीति रिवाजों के अवसर पर गाया जाता है, जिनका कब आरंभ हुआ हमें नहीं पता। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये लोक परंपरा है। लोक साहित्य आज भी हमारे पास कहीं ना कहीं जीवित है, जो सहज है, जो बिल्कुल नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, जिसमें मिलावट नहीं है, जिसमें दिखावापन नहीं है। वो लोक परंपरा में अपनी चीज़ें आज भी चली आ रही हैं, आज भी निरंतर बनी हुई। इसलिए लोक साहित्य आदिकाल का एक महत्वपूर्ण अंश है और इसके माध्यम से हम अपनी परंपरा को समझ सकते हैं। अगली कक्षा में हम कुछ नए बिंदुओं की बात करेंगे।